नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपने उन प्यारे दोस्तों से यह आग्रह करना चाहता हूं तथा उन प्यारे साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि दोस्तों आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रस्तावना के बारे में बड़े अच्छे ढंग से वहां पर चर्चा की हुई है। हमने आपको प्रस्तावना में जितनी भी शब्दावली थी, स्वतंत्रता कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है, समानता का कितने प्रकार का उल्लेख किया गया, न्याय कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है, ये सारी की सारी चर्चा हमने प्रस्तावना में की है। ठीक है दोस्तों, और हमने बताया है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, इन सब की चर्चा दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में की हुई है। तो जो दोस्त हमारे उस पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं उन दोस्तों से मेरा बार बार ये आग्रह है कि हमारे उस पिछली वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। दोस्तों वो वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों थोड़ी सी उसी प्रस्तावना की चर्चा को हम लोग आज 2 या 5 मिनट के लिए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वहाँ प्रस्तावना से 2-3 कथन पूछे गए हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो उन कथनों को भी हम लोग देख लेते हैं, आखिर वो कथन किसके हैं, क्या कहा गया है प्रस्तावना के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा दोस्तों, इसे हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा प्रस्तावना, इन्होंने क्या कहा दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। यह किसने कहा, N.A. पालकीवाला साहब ने। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और किसने क्या कहा, प्रस्तावना को लेकर क्या वक्तव्य दिया, आप उन्हें देख लीजिए। अर्नेस्ट बारकर, इन्होंने क्या कहा दोस्तों प्रस्तावना के बारे में, इन्हें देख लीजिए। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, यह किसने कहा, N.A. पालकीवाला ने। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, यह किसने कहा, अर्नेस्ट बारकर ने। अब दोस्तों और देख लीजिए, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा प्रस्तावना को लेकर दोस्तों, ज़रा उसे देख लीजिए। ये वक्तव्य, ये सारे जो कथन हैं दोस्तों प्रस्तावना को लेकर, ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट है, इसे भी आप जानते रहिए किसने क्या कहा है, प्रस्तावना को लेकर अपने विचार क्या दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
दोस्तों ये कथन को याद रखिएगा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह वक्तव्य किसका है? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव का एक वक्तव्य और है दोस्तों, उसे भी जानते रहिए। और क्या कहा इन्होंने? प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं प्रस्तावना को लेकर, कथन है जिसकी चर्चा हम लोगों ने आपसे की। एक वक्तव्य दोस्तों और पूछा गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भी आप लोग देख लीजिए ज़रा। वो है के.एम. मुंशी साहब का। के.एम. मुंशी, इन्होंने भी प्रस्तावना को लेकर बड़ा बढ़िया वक्तव्य दिया है दोस्तों। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। क्या है दोस्तों? प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। यह किसने कहा? तो के.एम. मुंशी साहब ने कहा था दोस्तों, कन्हैया माणिकलाल मुंशी। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह वक्तव्य किसका है? N.A. पालकीवाला साहब का। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, यह किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर ने कहा। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो यह किसने कहा दोस्तों? ठाकुरदास भार्गव ने। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, यह कथन किसका है? ठाकुरदास भार्गव का। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, यह कथन किसका है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? के.एम. मुंशी साहब का। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य थे प्रस्तावना को लेकर जिसकी हमने आपसे चर्चा की, तो इसके बारे में भी दोस्तों आप लोग जानते रहिए। अब दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना न्याय निर्णयन योग्य है? तो आप कहेंगे दोस्तों ये जो प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है, जिसे हम लोग प्राकथन, आमुख या ड्राफ्ट प्रस्तावना, आमुख, प्राकथन, ये जो हमारी प्रस्तावना है दोस्तों, इसके बारे में कहा जाए कि यह क्या न्याय निर्णयन योग्य है? तो आप कहेंगे यह गैर न्यायिक है। क्या है दोस्तों? गैर न्यायिक है। तो जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना कैसी है? गैर न्यायिक है, अर्थात न्याय निर्णयन योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। अब पूछा जाता है दोस्तों, प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? तो दोस्तों ये जो प्रस्तावना है, यह भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करती है। प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करती है। यह जो हमारी प्रस्तावना है, यह किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका से प्रेरित है। जो हमारी प्रस्तावना है, हमारे देश की जो प्रस्तावना है संविधान की, वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के देश के संविधान से प्रेरित है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में पहली बार प्रस्तावना कहाँ पर दिखाई दी या किसके संविधान में प्रस्तावना का पहली बार उल्लेख किया गया है, तो यूएसए दोस्तों, अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ढेर सारी चर्चाएं थी प्रस्तावना को लेकर, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी चर्चा की, और कुछ चर्चाएं जो रह गई थी दोस्तों, आज हमने इस पर कर दी। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन अब आपके गलत होंगे। अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखा है, समझा है, हर चीज़ को विस्तार पूर्वक एक एक करके इसे समझाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, नागरिकता कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया। ये ढेर सारी जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं, अर्थात कहें विदेशी जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ किस किस देश से लिए गए हैं, उसकी चर्चा हम लोग दोस्तों आज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं फिर से अपने उन प्यारे दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी प्रस्तावना की क्लास को नहीं देखा है, वे हमारी प्रस्तावना की क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे की तरफ। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अब आगे की तरफ। अब हम लोगों का जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, उसकी चर्चा अब हम लोग कर लेते हैं। एक चार्ट के माध्यम से दोस्तों हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे किस देश से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इधर आप लोग लिख लीजिएगा देश, अब इधर दोस्तों प्रावधान। ठीक है दोस्तों, इधर देश हो गया, इधर आपका प्रावधान हो गया। आइए देखते हैं देश में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों ब्रिटेन की। किसकी? ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्रिटेन से दोस्तों एक तो ली गई है हमारी नागरिकता। क्या ली गई है दोस्तों? नागरिकता। और यह नागरिकता कैसी होगी दोस्तों? यह जो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, यह कैसी नागरिकता को लिया गया है दोस्तों? एकल अर्थात इकहरी नागरिकता को। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए संसदीय शासन प्रणाली। और दोस्तों राष्ट्रपति का संवैधानिक पद। और क्या है दोस्तों? मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। और क्या लिया गया है दोस्तों? विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। और क्या लिया गया है दोस्तों? और लिया गया है संसदीय
विशेषा संसदीय विशेषाधिकार। और क्या लिया गया है दोस्तों, लोक सेवकों की पदावधि। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ पर ली गई हैं, भारतीय संविधान में। क्या लिया गया है, फिर से देख लीजिए। नागरिकता ली गई है, कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, तो आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन। राष्ट्रपति का संवैधानिक जो पद है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। जो हमारी मंत्रिमंडल होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। विधि का शासन दोस्तों, इसे भी मोस्ट कर लीजिए। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और लोक सेवकों की पदाविधि दोस्तों कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अमेरिका से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो अमेरिका से क्या लिया गया है। अमेरिका जब जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले हमारे अधिकारों की बात कौन करता है, अमेरिका करता है। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार। मूल अधिकार, अब चाहे दोस्तों इसे मूल कहिए चाहे मौलिक कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और देख लीजिए और क्या चीज़ ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और क्या है दोस्तों, अब हमें न्याय कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायपालिका। सर्वोच्च जो हमारी न्यायपालिका होगी वह कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। न्यायिक पुनर्विलोकन ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई। तो इतनी ढेर सारी जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कनाडा से क्या क्या लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कनाडा को देख लीजिए कि भारतीय संविधान में कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ज़रा उसको देख लीजिए। एक तो दोस्तों लिया गया है कनाडा से, आप कहेंगे शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, ये जो शक्तियों का विभाजन होगा वह किसके मध्य होगा, केंद्र व राज्य के मध्य। तो केंद्र व राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और कनाडा का नाम आए दोस्तों तो एक चीज़ एकदम दिमाग में आनी चाहिए, यहाँ से संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली यह भी कहाँ से ली गई है दोस्तों, कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कनाडा से। और क्या लिया गया है दोस्तों, शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है,
कनाडा से ली गई है। और क्या लिया गया है दोस्तों, और यहाँ से लिया गया एक तो शक्तियों का विभाजन हो गया जो केंद्र और राज्य के मध्य, संघात्मक शासन प्रणाली ली गई, शक्तिशाली केंद्र है। और अवशिष्ट जो दोस्तों अवशिष्ट विषय होता है, अवशिष्ट जो विषय है, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास। तो यह अवशिष्ट विषय केंद्र के पास होगा। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ से और ली गई है कनाडा से, ज़रा उसको देख लीजिए। जो हमारा राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति इसे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है एक बार देख लीजिए। शक्तियों का विभाजन, और यह जो शक्तियों का विभाजन होगा वो किसके मध्य होगा, केंद्र और राज्य के मध्य। संघात्मक शासन प्रणाली, शक्तिशाली केंद्र, अवशिष्ट विषय केंद्र के पास, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करना है। यह कहाँ से लिया गया, कनाडा से। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे के देश को देखेंगे कि क्या चीज़ यहाँ से ली गई है। अब देखिए फ्रांस से क्या लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है फ्रांस से। अब दोस्तों इसको ज़रा देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि गणराज्य शब्द का पूरे भारतीय संविधान में कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं तो कि गणराज्य शब्द का पूरे भारतीय संविधान में केवल एक बार प्रयोग किया गया है, और वो भी कहां पर उसका उल्लेख हुआ है, प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, कहां पर हुआ है, प्रस्तावना में। अब आइए दोस्तों अगला देख लें। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड से है फेमस चीज़ है ये नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। ये हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व। और क्या लिया गया है यहाँ से, नीति निदेशक तत्व हो गया दोस्तों। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है यह भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और क्या चीज़ है दोस्तों, राज्य सभा में सदस्यों का मनोनयन। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा में सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है यह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये तीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, आयरलैंड से। एक तो हो गया नीति निदेशक तत्व, एक हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल भाग लेती है उसके बारे में कह रहा है। राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को, वो प्रावधान कहाँ से है, आयरलैंड से है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। अब दोस्तों जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों, तो जर्मनी से आपात उपबंध, आपात उपबंध कहाँ से, जर्मनी से। जापान से क्या है दोस्तों, जापान से है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों विधि का मतलब है कानून होता है। तो दोस्तों यहाँ पे शब्दावली का फ़र्क है, आप लोग शब्दावली को पकड़िएगा। अगर आपसे पूछे विधि का शासन, ब्रिटेन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ब्रिटेन। अगर वहीं पर द्वारा हो जाए, विधि द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख जो है वह कहाँ से लिया गया है, जापान से। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को एकदम समझे रहिएगा। और अनुच्छेदों की व्यवस्था,
अनुच्छेदों की जो व्यवस्था है दोस्तों, अनुच्छेदों की व्यवस्था, यह भी अनुच्छेदों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में? जापान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए अब दोस्तों सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है, ज़रा इसको देख लीजिए दोस्तों। इसको दोस्तों हम ज़रा से मिटा देते हैं। अब रूस से क्या लिया गया है, ज़रा इसको देख लीजिए। रूस से हमारा लिया गया है पंचवर्षीय योजनाएं। क्या लिया गया है दोस्तों? जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये कहाँ से ली गई हैं? रूस से ली गई हैं, सोवियत संघ रूस। और मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में, ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। और क्या है दोस्तों? समाजवाद, ये भी कहाँ से, जो समाजवाद शब्द है ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? सोवियत संघ रूस से लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की चलते हैं और क्या प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से बहुचर्चित प्रावधान है दोस्तों, क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों, जो अनुच्छेद 368 में है, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब और क्या लिया गया है इस, और एक प्रावधान है दोस्तों जो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब समझिए कहाँ गलती करते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछता क्या है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यह जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों आपने पढ़ा है कि आयरलैंड, और आप जल्दबाजी में आयरलैंड को लगा देते हैं। दोस्तों समझिए, वहाँ पर आयरलैंड में क्या है, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, मनोनीत शब्द लगा है, मनोनीत शब्द लगा है, तो वो कहाँ से होगा? आयरलैंड से। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? निर्वाचन है। तो दोनों बात कर रहा है, राज्यसभा की बात कर रहा है। आयरलैंड में से क्या है, वहाँ पर मनोनीत करने का प्रावधान आयरलैंड से है। यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन हो रहा है दोस्तों, जो निर्वाचित प्रक्रिया है, यह कहाँ से ली गई है, यह आप बताएंगे क्या दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और अक्सर स्टूडेंट इसे गलत भी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और ये गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया नाम आता है दोस्तों, तो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और क्या है इसमें? और इसमें है राज्यों का संघ की संकल्पना। दोस्तों यह सिविल की परीक्षा में दोस्तों, प्री के एग्जाम में यह पूछा गया है कि राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो दोस्तों
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है यह भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना में जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, राज्यों का संघ की संकल्पना, ये सिविल की परीक्षा में पूछा गया, इसे मोस्ट कर लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका वो जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब दोस्तों हम लोग संविधान की अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो विदेशी स्रोत हैं यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हम लोग आगे की तरफ। अब दोस्तों देख लेते हैं संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, तो संविधान की अनुसूचियों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जैसा आपको मालूम होगा कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, जिसकी चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ में की हुई है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। कितनी जोड़ी गई? 4, ठीक है दोस्तों। अब 12 के 12 अनुसूचियों को हम जिक्र कर लेते हैं। इधर आप लोग डाल लीजिएगा दोस्तों अनुसूचियां और उस अनुसूचियों में प्रावधान क्या है, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पहली अनुसूची में क्या है। तो दोस्तों सरल भाषा में समझाएंगे, अनुसूचियों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, अंत तक देखते हैं, तो अनुसूचियों से बनने वाला कन्फ्यूजन जो आपके मन में बनता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों प्रथम अनुसूची में कहा गया, क्या कहा गया, क्या प्रावधान है प्रथम अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। इसे देख लीजिए। अगर आपसे पूछे अगर कोई किसी देश के बारे में जानना चाहता है तो सबसे पहले वो भारत के बारे में जानेगा, ठीक है। भारत कैसा है, कितने राज्यों से मिलकर बना है, कितने राज्य हैं, कितने संशासित प्रदेश हैं, ठीक दोस्तों। तो पहले जो हमारी पहले से क्या हो जाएगा, पहली हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? देश की। और देश में हम लोग जानेंगे किसके? राज्य वो यूटी के बारे में दोस्तों, ठीक है, संघ शासित प्रदेश के बारे में। तो जो पहली अनुसूची हमारी है दोस्तों उसमें क्या प्रावधान किया गया है? राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा, अब दोस्तों हमने देश के बारे में जाना, देश के बारे में जाना कि यहाँ राज्य कितने हैं। पहले 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश थे, अब कितने हैं दोस्तों? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? हमने राज्य के बारे में जान लिया। अब जो यहाँ के पदाधिकारी हैं दोस्तों, इन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का प्रावधान, ये पदाधिकारी कितने वेतन पाते हैं उसका जिक्र किसमें किया गया है? दूसरी अनुसूची में। क्या है इसमें? वेतन भत्ता, ठीक है दोस्तों। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता का प्रावधान है। अगर इसे देख लेंगे दोस्तों, समझिए जरा से, पैसे 2 तरीके से कमाए जाते हैं, 1 नंबर से और 2 नंबर से। तो 2 नंबर यहाँ पर है दूसरी अनुसूची, 2 नंबर पर हम क्या कमा रहे हैं? पैसे का मतलब वेतन, अर्थात वेतन वो जो भत्ता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए तीसरी अनुसूची। अब हमने वेतन भत्ता दिला दिया। अरे भाई जब हमने वेतन भत्ता किसी को तभी मिलेगा जब वो शपथ तो ले ले, पहले शपथ ले कि वो निष्ठापूर्वक कार्य करेगा। तो शपथ का प्रावधान किसमें है? तीसरी अनुसूची में। अब जरा दोस्तों तीसरी अनुसूची को पढ़ने से पहले ये जो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता का प्रावधान किया गया है इसमें कुछ सब सेक्शन है उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर कहें कि 2 का क, ये जो 2 का क कहिए या 2 का अनुसूची 2 का ए कहिए या 2 का क, ठीक है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन भत्ते हैं। वेतन भत्ते से संबंधित दूसरी अनुसूची। अब इसमें किसके किसके बारे में बताया गया वो चीज़ है। अब ख में क्या है दोस्तों? यह निरस्त कर दिया गया है। निरस्त अर्थात
हटा दिया गया है। ग में क्या है दोस्तों, इसको जरा देख लीजिए। ग में है लोकसभा व विधानसभा, लोकसभा व विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा व विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। तो ग में क्या है, लोकसभा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं तथा राज्यसभा के व विधान परिषद के जो सभापति हैं, उपसभापति, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 2 ग में है। अब घ में क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है किसमें, अनुसूची 2 घ में। दोस्तों अंग क्या होता है दोस्तों, हमने बचपन में पढ़ा था, क ख ग घ, अंग मतलब कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ प्रावधान है। अंग का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ है जो हमारा कैग होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग के वेतन भत्ते, कैग के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सेक्शन है अनुसूची 2 के, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। अब तीसरी अनुसूची को हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों तीसरी अनुसूची को देख लीजिए। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में भी हमने बताया शपथ प्रावधान किसमें है, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों, जरा इसे देख लीजिए। इसमें दोस्तों राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, बहुत मोस्ट है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब जो राज्यसभा में मेंबर आएंगे वो किस राज्य से कितना आएंगे, इन सब का उल्लेख किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। किस राज्य को कितनी सीटें प्रदान की गई हैं, कहाँ पर दोस्तों, चौथी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए पांचवी अनुसूची। दोस्तों पांचवी अनुसूची में क्या है दोस्तों, जरा देख लीजिए। एससी व एसटी का जो क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है पांचवी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, छठवीं अनुसूची को जरा देख लीजिए। छठवीं अनुसूची को को लेकर काफ़ी डाउट रहता है, ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों 4 राज्य हैं, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में, छठवीं। वे 4 राज्य कौन से हैं, इन चारों राज्यों को याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है और कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो एकदम आसानी शब्दों में ट्रिक के माध्यम समझा देंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग एटीएम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसका, एटीएम का। अब क्या हुआ दोस्तों, एटीएम को मिजोरम जो राज्य था, मिजोरम ने ज़बरदस्ती अपने यहाँ लगवाया, एटीएम को मिजोरम ने अपने यहाँ ज़बरदस्ती लगवाया। अब देख लीजिए क्या है, ए से दोस्तों हो जाएगा असम, ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, असम हो जाएगा। टी से क्या होगा दोस्तों, त्रिपुरा हो जाएगा। मे से क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मिजोरम है इसने ज़बरदस्ती अपने को शामिल किया कि हमें भी यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में। उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे नाम, आपको जो 4 नाम हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग 8वीं अनुसूची की चर्चा कर लेते हैं। 7वीं अनुसूची, छठी के बाद छठी तक हमने चर्चा की, 7वीं अनुसूची को देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ये जो शक्तियों का विभाजन है दोस्तों, ये किसके मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य किया गया है, ताकि ये आपस में
विवाद न उत्पन्न हो इनके बीच में, इसलिए शक्तियों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब दोस्तों शक्तियों को इन्होंने 3 सूचियों में बांटा। कैसे? संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, जरा इसको समझिए। मूल संविधान में, मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ दोस्तों, तो उस समय संघ सूची में कितने विषय थे? 97। ठीक है दोस्तों, और ये है दोस्तों वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 100। ठीक है, अब मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे दोस्तों? 66। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 61। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने थे? 47। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 52। जो दोस्तों राज्य सूची से 5 को हटाया गया, इसे ही शामिल किया गया कहाँ पर? समवर्ती सूची में। ठीक है दोस्तों, अब इस संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगी, अर्थात संसद बनाएगी, और उस कानून को लागू कौन करेगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर जो कानून बनाएगा, राज्य विधानमंडल बनाएगी, और उसे लागू कौन करेगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बनाएंगे, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो थी दोस्तों अनुसूचियों की चर्चा जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। तो संघ सूची में जानते रहिए दोस्तों कई विषय हैं, 100 विषय हैं इस समय। जैसे जनगणना, उदाहरण के लिए जैसे जनगणना, तो जनगणना का काम जो है वो कौन करेगा दोस्तों? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, अब हर राज्यों की जनगणना तो स्पेशल तो कराई नहीं जाएगी, तो भारत सरकार का यह दायित्व है जनगणना। राज्य सूची जैसे पुलिस, यह राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि पुलिस व्यवस्था को एकदम सही ढंग से सूचीबद्ध करे, उस पर कानून बनाए, उस पर नियम बनाए, कौन? राज्य सरकार। समवर्ती सूची जैसे दोस्तों इस पर मान लीजिए शिक्षा पर कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। अब दोस्तों इन तीनों सूचियों के अलावा एक सूची पाई जाती है दोस्तों अवशिष्ट विषय की सूची। ठीक है दोस्तों, अब जिस दिन दोस्तों संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ और जिस दिन इसे लागू किया गया, उस समय तक मान लीजिए कोई प्रावधान उस समय नहीं था। जैसे इंटरनेट दोस्तों, इंटरनेट उस समय 1950 में इंटरनेट कहाँ था दोस्तों? ठीक है, अब इस वर्तमान समय में वहाँ कहा गया कि आगे चलकर जो नए विषय होंगे उसके लिए एक सूची है, वो कौन सी है? अवशिष्ट। उसे हम लोग अवशिष्ट विषय की सूची में रखेंगे। तो कभी आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट को किस सूची में रखा गया है, तो अवशिष्ट विषय की सूची में इसे रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची को देख लीजिए। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। अब दोस्तों ये जो प्रश्न उठता है, ये जो 22 भाषाएं हैं, ये मूल संविधान में इतनी ही थी कि इससे कम थी? तो दोस्तों आपको जानते रहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी दोस्तों? 14। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 मानक भाषाओं का प्रावधान किया गया था। फिर दोस्तों इसे जोड़ा गया, 1 को जोड़ा गया, फिर दोस्तों 3 को जोड़ा गया, फिर दोस्तों 4 को जोड़ा गया। अर्थात इस 14 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 22। 1 पहले जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, फिर 4। यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? पहली जोड़ी गई 21वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, 21वां संशोधन ये हुआ था 1967। दोस्तों डेट मायने नहीं रखता, ध्यान रखिएगा। जो 3 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, वह कब? 71वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था कब? 1992 में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 4 भाषाएं लास्ट में जोड़ी गई, ये दोस्तों जोड़ी गई 92
संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003। ठीक है दोस्तों, ये जो 15वीं भाषा दोस्तों 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, यह जुड़ी दोस्तों सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषा जो जोड़ी गई वो कौन कौन सी दोस्तों? तो दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, अड़, ये जो अड़ शब्द है, अड़ जो वर्ण है, यह जिस शब्द में आएगा वहीं पे 3 भाषाएं जोड़ी गई। जैसे दोस्तों देख लीजिए, कोंकणी, कोंकणी अड़ आया दोस्तों, बिल्कुल कहेंगे अड़ आया तो कोंकणी। मणिपुरी अड़ आया दोस्तों, ठीक है। नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब जो 4 भाषाएं जोड़ी गई जरा इसको देख लीजिए कौन कौन सी है दोस्तों? संथाली, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। ठीक है दोस्तों, तो संथाली जहाँ पर थाली आए, यहाँ पर देखिए थाली ये भी लग रहा है, इसे भी अगर कंपेरिजन करेंगे दोस्तों तो इसमें भी थाली लास्ट लगा होगा। तो मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई किस संशोधन द्वारा? 92 संशोधन 2003 में इसे जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं, आगे की अनुसूचियों को देख लें। देखिए दोस्तों 9वीं अनुसूची में क्या है? अब 8 तो मूल संविधान में थी, अब 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। इसे जोड़ा गया कब? प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1991 में। इसमें है क्या दोस्तों? इसमें है भूमि सुधार, भूमि सुधार कानून। ठीक है दोस्तों, भूमि सुधार कानून। अब देख लीजिए 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में 10 से क्या हो जाएगा दोस्तों? जरा इसको समझिए। 10 दल, 10 इसमें भी आ रहा है, दल उसमें भी आ रहा है, तो ठीक है, तो ये होगा दल बदल कानून, दल बदल कानून का उल्लेख किया गया। 11वीं अनुसूची दोस्तों, यह जोड़ा गया दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, 11वीं देख लीजिए, 11वीं जोड़ी गई दोस्तों, इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, और यह जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 12वीं अनुसूची दोस्तों, इसमें क्या है? नगर निकाय है, नगर निकायों के बारे में उल्लेख किया गया है, और ये दोस्तों जोड़ी गई कब? 74वां संविधान संशोधन 1992-93। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 की 12 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। हमने पहली अनुसूची में क्या, हम पहले किसे जानते हैं? अपने देश के बारे में। दूसरी क्या है? वेतन भत्ता। तीसरी क्या है? शपथ प्रावधान। ठीक है दोस्तों, चौथी क्या है? जहाँ पर 4 लोग मिलते हैं वहाँ पर सभा हो जाती है, और सभा कैसी सभा होगी? वो राज्यसभा होगी। 5वीं अनुसूची में SC/ST के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में ATM लगवा रहा है मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। उम्मीद करते हैं ये सारे जो फैक्ट हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। 1-2 बार इसे आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। कल हम लोग फिर उसी जज्बे जुनून के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।